देखिए दोस्तों, आपको पता है हम उत्तराखंड सीरीज़, उत्तराखंड हिस्ट्री हम स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, तो एक वीडियो हो चुकी है, आपको कैसी लगी? अब जो उस वीडियो को देखो तभी आपको आगे समझ में आएगा, और गारंटी है सब समझ में आएगा। ठीक है, उत्तराखंड को ऐसा बना दिया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में ना छूटे। ठीक है, तो आज उत्तराखंड में हमने बेसिक पढ़ी थी कि कुमाऊं नाम कहाँ से आया, गढ़वाल नाम कहाँ से आया, कौन अजयपाल था। बेसिक चीज़ मैंने बताई थी। क्यों केदारखंड कहते हैं, क्या उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। उत्तराखंड की जनजातियाँ पढ़ी थी हमने, कौल, किरात, खस। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड के राजवंश, जो उसमें राजवंश काम यहाँ पे उत्तराखंड में थे। तो इसी तरह से हम याद चलेंगे। देखो, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और राज्यगठन के बाद। ठीक है, जिस तरह से मैंने बोला था। देखो, प्राचीन वंश में उत्तराखंड में सबसे मेन वंश जो था कुलिंद वंश था। ठीक है, पहला वंश था। ठीक है, उसके बाद शक आएगा, उसके बाद कुषाण वंश आएगा। ठीक है, शक के बाद उसका नाग वंश आएगा। ठीक है, सभी थे मौर्य जब भारत में मौर्य काल चल रहा था। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोखरी वंश, जैसे जब वो आएगा गुप्त मौर्य काल के बाद का काल। ठीक है, उसमें मोखरी, हर्ष का शासन, पौरव वंश, अराजकता का काल सब पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका माध्यमिक, आधुनिक, तो सब कुछ चलेगा। तो बेसिकली हम पहले स्टार्ट करते हैं कुलिंद राजवंश से। ठीक है, छोटा सा राजवंश है, उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जो चीज़ें मैं इसमें इंपॉर्टेंट होंगी वो बताऊंगा पेपर से रिलेटेड। बाकी हिस्ट्री है तो आपको स्टोरी एक कनेक्ट करनी पड़ेगी एक चीज़ से दूसरी, तभी आपको समझ में आएगी। पिछली क्लास देखना, ये क्लास आपको तब समझ में आएगी। आज वैसे मैं ऐसे बताऊंगा कि सब समझ में आएगा आपको, ये देख लो तो ये भी देख लो, इसकी अगली क्लास में अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, कुलिंद राजवंश क्या है? कुलिंद राजवंश ने जो भारत में राज किया था, उत्तराखंड में 1500 से 3 AD। उत्तराखंड में राज करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड में राज करने वाला पहला राजवंश था कुलिंद राजवंश। ठीक है, ओके। कुलिंद राजवंश को कुलिंद भी कहते हैं, कुलिंद भी कहते हैं, पुलिंद भी कहते हैं। कालसी अभिलेखों के बारे में मैंने कल बताया था। तो पुरातत्व स्रोत भी बताया था। आर्कियोलॉजिकल फादर को किसको कहा जाता है? हैनबर्ग को कहा जाता है। बताया था। तो वही है कुलिंद राजवंश, कुलिंद पुलिंद। ठीक है, कालसी शिलालेख से हमें इसको मिला है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, क्या उत्तराखंड में राज करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? कुलिंद राजवंश। कौन से शिलालेख से हमें इसके बारे में पता चला? कालसी शिलालेख। जो कुलिंद है, मार्कंडेय पुराण में, भविष्य पुराण में, मुद्रा पुराण में, कल मैंने पुराणों के बारे में पढ़ाया था। स्कंद पुराण में क्यों केदारखंड और मानसखंड कुमाऊं गढ़वाल को कहा गया है बताया था। तो वैसे ही है कुलिंद राजवंश जो है, इसका उल्लेख कुलिंद नाम मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, मुद्रा पुराण में है। वहीं कुलिंद लौ, ठीक है, ये जो है महाभारत की सभा पर्व, कल मैंने बताया था सभा पर्व में कौन सी जनजाति थी, कमेंट करना, जो कौरवों की तरफ से लड़ी थी। ठीक है, महाभारत की सभा पर्व में लिखा गया है। तो कुलिंद वंश जो है, कुलिंद जो कहा गया महाभारत की सभा पर्व में, वन पर्व में कहा गया। ठीक है, और पाणिनि की अष्टाध्यायी में, पाणिनि ने अष्टाध्यायी किताब लिखी थी, कल भी मैंने बताया था। अभी कमेंट करना, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी थी। ठीक है, तो ये क्या है, इसका क्षेत्र जो था बेसिकली कालिंदी नदी, यमुना नदी पता है ना, जब हम नदी का स्रोत पढ़ेंगे तब पता चलेगा यमुना नदी का। तो कालिंदी नदी, यमुना और मध्य हिमालय में इसका क्षेत्र है। तो अभी तक का मेन जो क्वेश्चन आया है, उत्तराखंड में पहला राजवंश कौन सा जिसने राज किया? कुलिंद राजवंश। कौन से शिलालेख से पता चला? कालसी शिलालेख से। इसका क्षेत्र था कालिंदी नदी, कौशिक का कुलिंद। कल मैंने भी ट्रिक से बहुत चीज़ें आपको बताई थी, आज ये भी बता रहा हूँ। कुलिंद और कौशी है कालिंदी नदी। कालिंदी नदी मतलब यमुना नदी के एक तट पे मध्य हिमालय। ठीक है, वहाँ पे यह राज करते थे। इनका शासन देखो 3 पार्ट में डिवाइड है, 1500 से 900 BC। अगर आपको समझ नहीं आता BC का, तो क्राइस्ट चर्च के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट चर्च। AD किसको पता है? AD फुल फॉर्म एनी डोमिनी होता है, क्या होता है? कमेंट कर देना। ठीक है, तो 1500 से 900 BC प्राचीन कुलिंद, इसकी जानकारी हमें महाभारत ने बताई। तो प्राचीन 900 से 200 उल्टा चलता है, क्योंकि 200 साल पहले जन्म से 900 साल पहले, तो 900 पहले आएगा, 200 बाद में आएगा ना। तो ये 900 से 200 BC। तो मध्यकालीन, उस समय मौर्यों का प्रमुख होगा। 200 से 3 AD आफ्टर क्राइस्ट चर्च के बाद उत्तरवर्ती कुलिंद कहेंगे, अशोक के बाद का काल। तो 500 से 900 का काल जो था, उसमें राजा सुबाहु, ठीक है, 2 पार्ट में थे महाभारत के काल के समय। ठीक है, महाभारत में इसकी जानकारी है। ठीक है, जो कौन सी 1500 से 900 वाला जो कुलिंद वाला वंश है, इसमें सुबाहु और विराट 2 राजा रहे थे। तो सुबाहु थे, उनकी उपाधि है
कुलिंदाधिपति, उसी से पता चला था हमें कुलिंद वंश का। महाभारत में जो है राजा एक सुबाहु, उसको कहा गया है कुलिंदाधिपति। राजधानी थी उसकी श्रीनगर पौड़ी में। तो कुलिंद वंश का इसलिए बताया गया है कि महाभारत से भी इसका वंश आता है, मतलब डिटेल आती है। ठीक है, विराट थी उनकी, उसकी राजधानी विराटगढ़ी थी। ठीक है, मध्यकालीन भारत में कैसे पता चला? मौर्यों का प्रमुख समय था ये मध्यकालीन भारत। इन समय की राजधानी थी कालसी। ठीक है, तो उससे पता चला था हमें। तीसरा है उत्तरवर्ती कुलीन, इसमें अशोक के बाद का। ठीक है, इनकी स्थापति जो हुई थी वो शत्रुघ्न नगर, जो आज का सहारनपुर है। क्वेश्चन आता है सहारनपुर का पहले नाम क्या था? तो शत्रुघ्न नगर था। ठीक है, तो अभी तक का क्वेश्चन एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर का पहला नाम शत्रुघ्न नगर। कहाँ से, महाभारत से क्यों शोध पड़ा? महाभारत में भी था, इसके बारे में पता चल गया। कुलिंद राजवंश का कैसे पता चला? क्योंकि सुबाहु राजा राज करता था, उसको कुलिंदाधिपति कहते थे। उसकी राजधानी थी श्रीनगर पौड़ी में। दो कुलिंद राजवंश था, उसमें राजा का पद कर्मानुगत था, वंशीगत नहीं था कि बेटा बाप का बेटा होगा तो वो राजा बने, नहीं, कर्मानुगत था। ठीक है, खस पर इन्होंने राज किया, इसलिए इनको खसधिपति या सकाधिपति कहते हैं। खसों पे राज करने वाला वंश कौन सा था? कुलिंद राजवंश था। ठीक है, कल मैंने बताया था ना आपको, कौल की रात खस लास्ट थे, उसके बाद खस के बाद कौन सा वंश आ गया? कुलिंद वंश। कुलिंद वंश ने किस पे राज किया? खसों पे। तो इनको कहा गया खसाधिपति। क्या कहा गया? खसाधिपति या सकाधिपति। शासक प्रमुख बिजदेन, इनका प्रमुख राजा था बिजदेन। ठीक है, कुलिंदों का प्रमुख शासक या फर्स्ट शासक भी कौन था? बिजदेव। कौन था? बिजदेव। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही आ गया। और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, उत्तराखंड में राज करने वाला राजवंश कुलिंद। सेकंड इंपॉर्टेंट, कहाँ पे सोते हैं? महाभारत में। क्यों है? वहाँ पे सुबाहु राजा है, सुबाहु को क्या कहा था? कुलाधिपति। तीसरा क्वेश्चन, शत्रुघ्न नगर किसका नाम था? पहले सहारनपुर का। चौथा क्वेश्चन, इनको क्या कहा जाता है कुलिंदों को? खसाधिपति या सकाधिपति। इन पे वंश कैसा है? कर्मानुगत है, वंशानुगत नहीं है। ठीक है, गुड। उसके बाद इनका पहला शासक कौन था? प्रमुख विष्णुदेव था। ठीक है, उसके बाद अग्रराज बनेगा, धनभूति बनेगा, धनभूति सेकंड बनेगा। उसके बाद अमोदभूति, वो इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमोदभूति के बहुत प्रकार के सिक्के चलाए, अमोदभूति प्रकार के सिक्के कहा जाता है उनको। ठीक है, एक नाम इनमें विष्णुदेव इंपॉर्टेंट है, एक अमोदभूति नाम से। उसके बाद शिवदेव बनेगा, शिवपाली बनेंगे, हरदत्त बनेंगे, भगवत बनेंगे, छत्तेश्वर बनेंगे। छत्तेश्वर के भी सिक्के आते हैं। ठीक है, शिवदत्त, शिवपाली, हरदत्त, भगवत, इनके भी जो थे अलग प्रकार के सिक्के आते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। विष्णुदेव याद रखना प्रथम इंपॉर्टेंट। अमोदभूति बहुत प्रकार के सिक्के आते हैं, इसलिए दो नाम। ठीक है, देखो उसके बाद अगला वंश आएगा कुषाण वंश। कौन सा वंश? कुषाण वंश। ठीक है, पहला आपको मैंने अच्छी तरह बता दिया है, इतने रिवाइज भी करा दिया है। ठीक है, कौन सा? कुलिंद। ठीक, अब आएगा कुषाण वंश। कुछ निकाय चीन से आए, कुछ निकाय ये यूएई से आए। ठीक है, कुछ निकाय आर्यों की सूची कबीले हैं। ठीक है, माना जाता है मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, इनकी भाषा थी ग्रीक। कौन सी? ग्रीक भाषा। इस आता है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्थापक था इनका। जैसे मैंने कुलिंद का कौन माना जाता है? अभी बताया, कुलिंद का माना जाता है आपका विष्णुदेव। चलो कुलिंद में मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ, जैसे सिक्के हैं। सॉरी, मैं कुषाण वंश थर्ड में पहुँच गया था, कुलिंद के बाद अभी सिक्के। कुलिंद ने कुछ सिक्के भी चलाए थे, अभी लंदन के संग्रहालय में रखे हुए हैं। ठीक है, इसके सिक्के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और जो सिक्के चलाए गए थे कहाँ के? लंदन के संग्रहालय में। देखो मैंने बताया अभी अमोदभूति बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अमोदभूति प्रकार के सिक्के जो तांबे और चांदी के बने हुए हैं। सबसे प्राचीन सिक्के अमोदभूति प्रकार के सिक्के हैं। अमोदभूति कौन था? एक राजा था इनका। ठीक है, तो वर्णन कहाँ पे है? ऋग्वेद में है। शिव नदी त्रिशूल, उसमें देखो जो सिक्का है उसमें लिखा गया है, कैसे पता चला हमें? यज्ञों कुलिंद दिश्य कुलिंद दियो, उसमें लिखा गया है ऐसा। शिव नदी त्रिशूल, देवी, मृग और स्वास्तिक उसमें बना हुआ है। ठीक है, तो अमोद प्रकार के सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के हैं, तांबे और चांदी के मिक्स थे। उसके बाद मैंने बताया था अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। ठीक है, ये राजा थे ना अल्मोड़ा प्रकार के भी, तो राजाओं के सिक्के तांबे के थे। किसके थे? तांबे के। ठीक है, उसके बाद है छत्तेश्वर प्रकार के सिक्के। ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसमें देव जो हैं राहुल संकृतायन आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर से ही मिले 3600 प्रकार के सिक्के तांबे के। ठीक है, 3 प्रकार के सिक्के हैं, सबसे मेन मोदी प्रकार के। पूछ सकता है अल्मोड़ा प्रकार के किसके थे? तांबे। अल्मोड़ा में तांबा होता है, आपको पता है। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग शक्ति और लाखामंडी शिलालेख, कल बताया था मैं, लाखामंडी शिलालेख में वर्णन है एक कर्तपुर राज्य का। ठीक है, कुलिंदों ने बस एक राज्य बसाया था कर्तपुर, उसका वर्णन कहाँ पे है? आपका कुलिंदों ने बसाया था, कर्तपुर राज्य का वर्णन है। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग शक्ति और लाखामंडल शिलालेख में। ठीक, जो राजशेखर है
उसकी काव्य मीमांसा है, उसके अनुसार कतिपुर वंश कुलिनों की राजधानी जो थी, तो क्वेश्चन आता है कुलिनों की राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थी, कौतुपुर। ठीक है, जो वंश, ठीक है, उसका कुलिनों की राजधानी कौन सी, कौतुपुर। उनको खसाधिपति भी कहते हैं, सगाधिपति भी, तो मैं बता ही चुका हूँ। सबसे शक्तिशाली राजा कौतुपुर का माना जाता है, रघुपति को। ठीक, कोई दिक्कत इसमें अभी तक। कुलीन राजवंश का मैं पहला राजवंश था। ठीक है, महाभारत में इसके बारे में डिटेल पढ़ती है। इनको खसाधिपति सगाधिपति भी कहते हैं। इनका प्रथम इंपॉर्टेंट शासक विष्णुदेव था। इनके नाम के जो सिक्के भी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है अमोदी प्रकार के सिक्के। अमोदपुरी प्रकार के सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के हैं, तांबा और चांदी के बने हैं। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के भी मिलते हैं, वो भी तांबे के हैं। ठीक है, एक आते हैं छत्तीसगढ़ टाइप के जो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, देव राहुल शंकरदायन सहारनपुर में। ठीक है, कुंदन ने कौन सा शहर बसाया था, कत्तौपुर राज्य बसाया था। उनकी राजधानी क्या थी, कत्तौपुर ही थी। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट आपका कुलिंद वंश हो गया। इसके बाद आएगा शक राजवंश। ठीक है, जो शक राजवंश था इनको स्किति जनजाति के माना जाता है। ठीक है, स्किति जनजाति ईरानी माना जाता है, भाषा ईरानी बोलते थे भाषा। बौद्ध धर्म के लोग थे, ईरानी थे। ठीक है, इन्होंने शक संवत चलाया। ठीक, उत्तराखंड में सूर्य भगवान की उपासना करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शक संवत किसने चलाया, शक राजवंश ने चलाया था। स्किति कौन सी जनजाति के थे, स्किति जनजाति के थे। ठीक है, कौन से भगवान को पूजते थे, सूर्य भगवान को पूजते थे। जैसे मैंने आपको उस पहले उनमें बताए थे, बहुत सारे वंश बताए थे ना। कौल की रात खास किसको पूछते थे, शिव जी को पूछते थे। तो अब शक जो राजवंश था ये सूर्य भगवान को पूजने लगे। ठीक है, तो कैसे पता चला हमें, इनकी जानकारी मिली हमें सूर्य मंदिरों से। कटारमल का सूर्य मंदिर आपको दिखाता हूँ मैं, ऐसा ये देखो कटारमल का सूर्य मंदिर है, पलेरी का सूर्य मंदिर है। ठीक है, जो कटारमल का सूर्य मंदिर है, शकों से याद रखना सूर्य मंदिर, क्योंकि शक क्या थे, सूर्य भगवान की पूजा करते थे। ठीक है, कटारमल का सूर्य मंदिर या बड़ादित्य स्कंद पुराण में भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वहाँ पे बड़ादित्य इसलिए कहते हैं, वहाँ पे पेड़ या बड़ का, बड़ जानते हो ना, वट का वृक्ष। ठीक है, अल्मोड़ा की कोशिला नदी जिसको कहते हैं, कौशिला नदी पहले नाम था उसका, उसके तट पर कौन सा मंदिर है, कटारमल का सूर्य मंदिर। कटारमल का मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में। ठीक है, 2116 मीटर की ऊंचाई पे वहाँ पे मूर्ति है बूटधारी उदित वेशी सूर्य भगवान की, विष्णु जी की और गणेश जी की। ठीक है, बेसिकली इसको कत्यूर कालीन माना जाता है। कत्यूर राजवंश क्या बाद में पता चलेगा, लेकिन कटारमल सूर्य मंदिर में इसके बारे में बताया गया है। ये नहीं कहा कि मैं शकों ने बनाए, शकों के बारे में कहाँ पता चला, शकों के बारे में कटारमल के में जो सूर्य मंदिर है उससे हमें इसकी जानकारी मिली है। माना जाता है कत्यूर कालीन है कटारमल सूर्य मंदिर, कत्यूर लोग बनाएंगे। ठीक है, इसका निर्माण जो किया था राजा कटारमल, जो कत्यूर शासक था, राजा कटारमल कत्यूर शासक था, उसने बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कटारमल सूर्य मंदिर किसने बताया, राजा कटारमल। ये तो सिंपल ही हो जाएगा, कौन सा वंश ने बनाया, कत्यूर कालीन, कत्यूर वंश। ठीक है, जो उसने कत्यूर वंश में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में। कौन सी नदी के किनारे, कोसी नदी के किनारे। एक पलेरी का सूर्य मंदिर, यह है टिहरी के देवप्रयाग में। ठीक है, इसका निर्माण किया राजा कल्याण वर्मन। जानकारी हमें मिलती है राजा कल्याण वर्मन के अभिलेखों से। ठीक है, राजा कल्याण वर्मन ने पलेरी का सूर्य मंदिर की जानकारी हमें, पलेरी का सूर्य मंदिर के बारे में कहाँ से मिलता है, राजा कल्याण वर्मन ने। कहाँ बनाया था, टिहरी में। तो ठीक है, इनकी उपाधि थी परम भट्टारक महाराजाधिराज कल्याण वर्मन। तो पलेरी का सूर्य मंदिर राजा कल्याण वर्मन ने बनाया था। कहाँ बनाया था, इनका निर्माण किया गया था टिहरी देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग के पर्वत पर टिहरी में। ठीक है, तीसरा है कंडारा का सूर्य मंदिर, ये भी दो गढ़वाल में, पलेरी और कंडारा। पलेरी है आपका टिहरी में, पट्टी ऐसे आ, पट्टी कौन पट्टी, अगर एग्जाम में नंबर अच्छे आ गए, सिलेक्शन हो गया तो कौन पट्टी की, जो भी पट्टी की समझ गए तो पट्टी, पलेरी, टी माने टिहरी, पटेरी। कटारमल ये तो पता होगा ना, कटारमल कहाँ है, अल्मोड़ा में। तीसरा है कंडारा, कंडारा याद रखना रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में कहाँ, मंदाकिनी नदी के तट पर कत्यूर कालीन काल का है, ललित सूर्यदेव शासक थे, उन्होंने बनाया था। किसने बनाया था, कंडारा। यार ऐसे याद कर लो, ललित कंडारा ने बनाया, कंडारा ललित सूर्यदेव ने बनाया, सूर्यदेव मतलब सूर्य, तो ललित सूर्यदेव ने कंडारा मंदिर बनाया। राजा कल्याण वर्मन ने कौन सा बनाया, पलेरी। ठीक है, और कटारमल का सूर्य मंदिर ये बनाया राजा कटारमल ने। कटारमल तो याद हो गया, पलेरी को कैसे याद रखोगे, जब पटेगी क्या होगा, आपका कल्याण हो जाएगा। पटेगी कैसे, जब सिलेक्शन होगा। तो पटेरी पलेरी कहाँ, पटेगी कहाँ, टिहरी, टिहरी में। कब सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, समझ गए, कल्याण हो जाएगा। तो राजा कल्याण वर्मन ने बनाया। कंडारा सूर्य मंदिर कैसे किसने बनाया, ललित ने। ठीक है, ललित सूर्यदेव ने। ठीक है,
अब तो बोलोगे नहीं, देखो मैंने फोटो भी लगा दी, कल्याण का सूर्य मंदिर, हाथ जोड़ दो, ठीक है। ओम सूर्याय नमः कमेंट कर देना, ठीक है, इतना तो कर दोगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कुषाण वंश, ठीक है। कुषाण वंश, कुषाण वंश कुछ ने कहा चीन से आए, कुछ ने कहा यूएई से आए, ठीक है। बेसिकली मध्य एशिया के इनको माना जाता है, ठीक है। आर्यों के वंश भी माना जाता है, सूची कबीले, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कैटफिसस। इनकी भाषा क्या थी? ग्रीक। प्रमुख शासक इनका माना जाता है कनिष्क, ठीक है। धर्म उसका था बौद्ध धर्म का था, यहूदी, ठीक है। समाधि उसकी पेशावर पाकिस्तान में है। तो आता है कनिष्क के बारे में आ सकता है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैटफिसस, प्रमुख शासक कनिष्क, कौ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, संस्थापक इंपॉर्टेंट है, प्रमुख शासक जो है वो इंपॉर्टेंट है कनिष्क, ठीक है। अंतिम शासक पूछ सकते हैं, अंतिम शासक है आपका वसुदेव। कौन है? वसुदेव। अब देखो एक कनिष्क की वो कहाँ है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। कनिष्क की समाधि पेशावर पाकिस्तान में, धर्म बौद्ध, ठीक है। इसकी मुद्राएं अभी भी जो है ऋषिकेश में मुनि की रेती में, ठीक है। मुद्राएं कहाँ पाई गई? ऋषिकेश की मुनि की रेती में और श्रीनगर की पौड़ी में, सुमाड़ी में, ठीक। क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुनि की रेती कौन सी जगह पे है? ऋषिकेश में है, ठीक है। सुमारी कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी में, वहाँ पे मिली। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुषाण वंश का जो है संस्थापक कुजुल कैटफिसस, मेन कहाँ होते हैं? प्रमुख शासक कनिष्क, ठीक है। तो कुषाण वंश से इतना ही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो नागवंश, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुने देखे होंगे। देखो नागनाथ मंदिर चंपावत का, बेनाग जो है नागों का मंदिर माना जाता है, उसी के नाम पे बेनाग से रखा गया है, ठीक है। सेम मुखम टेरी में, ठीक है। ये सब बताए जाएंगे। नागवंश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं, ठीक है। माना जाता है इसके साक्ष्य नाग मंदिरों में। ये नागवंश की लिपि इसकी थी शंख लिपि, ठीक है। कौन सी लिपि? शंख लिपि। क्वेश्चन आ सकता है नागवंश की लिपि क्या थी? शंख लिपि। याद रख लो, मंदिर नाग मंदिर, मंदिर में शंख बजाया जाता है, ऐसे रखो, नाग शंख लिपि, ठीक है। अब देखो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? नाग मंदिर है चंपावत में, अभी दिखाया मैंने, ठीक है। बाद में हम चंद्रवंश पढ़ेंगे तो पता चलेगा। नाग मंदिर जो चंपावत का है, इसको बनाया गया था, किसने बनाया था इसको? कल्याण चंद्र ने, लिख भी देता हूँ मैं, कल्याण चंद्र ने, ठीक है। इससे हमें पता चला था 1653 में बनाया था। बेनाग में पिथौरागढ़ में बेरी मंदिर नाग मंदिर है। इसकी जानकारी में त्रिशूल अभिलेख गोपेश्वर चमोली से मिलती है। गोपीनाथ में शिव जी का मंदिर है, शिव जी का ग्वाला रूप है वहाँ, ठीक है। 4 नाग शासकों के नाम उसमें लिखे गए हैं, ठीक है। स्कंदनाग, विभु, अंशु, गणपति। सबसे प्रतापी नाग जो प्रतापी नाग वंश का था वो था कौन? गणपति। तो ये नाम याद रखने हैं आपको, 4 नाग शासकों के नाम, ठीक है। कहाँ रखे? स्कंदनाग, विभुनाग, अशुनाग, गणपति नाग, ठीक है। और कौन से अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है भी याद रखना, चमोली में है त्रिशूल अभिलेख, ठीक। गोपीनाथ का जो गोपीनाथ शिव मंदिर है, शिव का वाला रूप, ठीक है। बेनाग पता चल गया ना, नाग मंदिर चंपावत, बेनाग पिथौरागढ़ में, शिव मुख्य मंदिर टेरी में। 3 है जो इम्पोर्टेंट है, नाग मंदिर आपका चंपावत, बेनाग का मंदिर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बेनाग में है, और शिव मुख्य मंदिर टेरी में। कुछ अभिलेख बताता हूँ इस समय की जो इसके जानकारी मिलती है। देखो अजयपाल की राजधानी मूर्तिपिटिका देवलवा पौड़ी से हमें अभिलेख मिलता है, वो जो बताता है अजयपाल की राजधानी के बारे में। ईंटों पर उत्कीर्णन जो है हमें मिला है नैनीताल के में और देहरादून के बाड़वाला में। गुफाओं पर उत्कीर्णन त्रिपुरा के टीम में मिला है। मुद्रा जो मिली है मायापुरी मयूरनगर हरिद्वार में मिली है। ये जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। नागवंश का पहला क्वेश्चन आ सकता है, जो कौन से अभिलेख से हमें जानकारी मिली? त्रिशूल अभिलेख। कहाँ पे? गोपेश्वर चमोली में। क्या लिखा गया है उस अभिलेख में? 4 नाग शासकों के नाम में। कौन सा इंपॉर्टेंट है? सबसे गणपति। कौन थे? स्कंद, विभु, असुर, गणपति, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नागवंश में, समझ गए ना। नागवंश में आप याद रखोगे त्रिशूल अभिलेख, 4 नाग शासकों के नाम। कुषाण वंश में आप याद रखोगे संस्थापक और उसके प्रमुख शासक, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको उसमें कुलिंद वंश मैंने याद ही करवा दिया था। अब हम याद करेंगे, अब करेंगे मौखरी राजवंश। ये भी छोटा वंश है, मौखरी वंश उत्तरी, ठीक है। उत्तरवर्ती गुप्तों के बाद गुप्तों के सामंत थे। प्रथम सामंत हरिवर्मा, अंतिम शासक गृहवर्मा, ठीक है। हर्षवर्धन ने पुष्यभूति वंश को संस्थापक किया था, ठीक है। उपाधि हर्षवर्धन को क्या उपाधि मिली थी? शिलादित्य, पत्थर का सूर्य, ठीक है। जो हर्षवर्धन थे प्रत्येक 5 साल में प्रयागराज में धार्मिक सम्मेलन करता था। हर्षवर्धन के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे जब तब बताऊंगा, ठीक है। हर्षवर्धन क्या था? हर 5 साल में धार्मिक सम्मेलन करता था। उन्होंने प्रथा चलाई थी भू राजस्व प्रणाली, सामंती प्रथा, ठीक है। हर्षवर्धन का ही दरबारी कवि था बाणभट्ट। इसके समय आता है ह्वेनसांग, आपको दिखाऊंगा मैं। देखो किंग हर्षवर्धन और लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर इसको माना जाता है। उस समय आया था ह्वेनसांग, ठीक है।
ह्यूनसांग आया था। उपाधि ह्यूनसांग ने को उपाधि क्या थी, नीति का पंडित या सांख्य मुनि। ठीक है, ह्यूनसांग को उपाधि दी गई थी नीति का पंडित या सांख्य मुनि। बहुत शक्तिशाली था कौन, हर्षवर्धन। एक युद्ध द्वारा पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश का कर्नाटक से पता चला। पुलकेशिन सेकंड की जो हर्षचरित की किताब है बाणभट्ट। ठीक है, एक युद्ध हारा कौन, हर्षवर्धन युद्ध कौन सा हारा, पुलकेशिन सेकंड से हारा था, चालुक्य वंश का जो था कर्नाटक में, पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, कैसे पता चला हमें, हर्षचरित की किताब बाणभट्ट से। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख कहाँ पे है, नागल बागलकोट कर्नाटक में। तो बेसिकली मौर्य वंश के समय हमें कुछ नहीं पढ़ना है, उस समय बेसिकली ये जो थे ये हर्षवर्धन जो गुप्तों के सामंत थे, इतना पता चलना। ठीक है, प्रथम सामंत हरिवर्मा था, अंतिम शासक गजवर्मा था। सामंती प्रथा किसने चलाई थी, हर्षवर्धन ने चलाई थी। तो क्वेश्चन इसमें सिंपल ये आएगा, ये कौन थे, ये गुप्तों के सामंत थे। ठीक है, सामंती प्रथा किसने चलाई थी, हर्षवर्धन ने चलाई थी। ठीक, हर्षवर्धन का पूछ सकता है तो ह्यून सिंह किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय आया था। कुछ नहीं है, मौर्य वंश इतना ही है। अब देखो पौरव वंश, इसकी राजधानी थी ब्रह्मपुर, मतलब अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली, इन तीनों को मिक्स करके जो बनता है उसको कहते हैं हम ब्रह्मपुर कहते थे। इसकी जानकारी तालेश्वर ताम्रपत्र लेख से मिलती है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में सत्ता का क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हुआ। ठीक है, तो पूर्व, मध्य और पश्चिम तीन पार्ट में टूट गया। पूर्व में गोयुशान, मध्य में ब्रह्मपुर। ठीक है, जिसकी पौरव वंश की राजधानी जिसको बनाया था। ठीक है, इसकी जानकारी में ह्यूआन चांग की यात्रा वृत्तांत में मिलती है। सबसे बड़ा ब्रह्मपुर था, पश्चिम में शत्रुघ्न नगर, अभी बताया था मैंने, सहारनपुर को कहते थे शत्रुघ्न नगर। ठीक है, और मध्य में ब्रह्मपुर और पूर्व में गोयुशान। मध्य पूर्व जो ब्रह्मपुर था उसी से बना पौरव वंश, वही राजधानी ब्रह्मपुर। ठीक है, पौरवों की राजधानी बनी। ठीक, इसकी जानकारी हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक, उसी में राजाओं के नाम लिखे हैं, विश्ववर्मन, अग्निवर्मन, उसके बेटे हुए थे कृतिवर्मन और विष्णुवर्मन सेकंड। ठीक है, सबसे ज्यादा सिक्के जो थे ये थे कृतिवर्मन के ही। ठीक है, सबसे ज्यादा सिक्के, सबसे शक्तिशाली भी राजा भी यही माना जाता है। इसको उपाधि मिली थी महाराजाधिराज परम भट्टारक। धर्म इनका था ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण विदेशी ये लोग थे। राजा परिवार के साथ रहता था, उसे कोर्ट कहते थे। राजा का पत्ता वंशानुगत। सबसे पहले मैंने बताया था आज किसका कर्मानुगत था, किसका था, किसका था, कुलिन राजवंश था या किसी और का था, कुलिन का ही था ना। ठीक है, कुलिन का क्या था, वंशानुगत था। तो आपका था आप पौरव वंश जो था वंशानुगत था। ठीक है, शासन इसमें बेसिकली कुछ नहीं है। पहला था, इसमें भी याद रख लेना, सबसे पहला इनकी राजधानी पूछ सकता है तो ब्रह्मपुर थी। ठीक है, इनका मेन राजा कौन था, कृतिवर्मन, ये पढ़ लेना। उसकी सब कुछ थे सिक्के वगैरह, सबसे ज्यादा सिक्के, सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा। उत्तराखंड में पहला जो था जिसने शासन प्रशासन की नींव रखी। ठीक है, राजस्व व्यवस्था थी इसकी, आपके लिए मैंने सब कुछ लिख दिया है। राजा का सर्वोच्च होता था, प्रधानमंत्री को अमात्य कहते थे, राजा का बेटा कुमार मात्य होता था, सेनापति को बालाध्यक्ष कहते थे। तो ये सब पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट ये पौरव वंश है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। राजा, अमात्य, कुमार मात्य, बालाध्यक्ष सेनापति को कहते थे। ठीक है, सेना में मैंने बताया गज सेना होती थी इनकी, उसको गजपति जो हेड होता था, अश्वसेना अश्वपति, और पैदल सेना का जैनपति। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। उत्तराखंड में स्टार्ट किया उन्होंने टैक्स वसूली। तो पहला वंश जिसने टैक्स वसूली स्टार्ट की थी कौन सा, पौरव वंश। 1/56 के रूप में ले टैक्स वसूलते थे। कर अधिकारी को भामिक कहते थे, माप अधिकारी जो माप करता था उसको कायस्थ कहते थे। भूमि दो भूमि में बटी, केदार भूमि और सारी भूमि। केदार भूमि को तलाव भूमि और सारी भूमि को उपजाऊ भूमि। ये आपका पौरव वंश। इस पौरव वंश में जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अब देखो, ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें अंत में जो इसका काकतीय वंश आएगा, ललितादित्य। ठीक है, इसमें जोशीमठ में जो सामंत थे वसंत देव। ठीक है, जोशीमठ में सामंत बताया ना कि सामंत आते वसंत, तो उनकी उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वंश खत्म होते गया। ठीक है, उसने वसंत देव जो थे जोशीमठ में सामंत थे, उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया खुद को, और वहां से एक वंश, नई वंश की स्थापना की, कत्यूर वंश, जो बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, कत्यूर वंश इंपॉर्टेंट है, कत्यूर वंश को हम पूरा पढ़ेंगे। फिर कल को हम चंद और पवार वंश पढ़ेंगे। फिर देखना आपको एक भी क्वेश्चन अगर छूटता है तो जो मैं बता रहा हूँ उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, सुनो सब समझ में आएगा। देखो कत्यूर वंश इंपॉर्टेंट वंश है, मैं बता रहा हूँ। कत्यूर वंश उत्तराखंड में राज करने वाला सबसे महत्वपूर्ण राजवंश यही है,
सबसे मेन वंश कौन सा है? कत्यूर वंश। उत्तराखंड का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, किसने कहा है? राहुल शंकरतायन ने कहा है अपनी किताब में, ठीक है। उत्तराखंड का स्वर्ण काल, उत्तराखंड राज करने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा मंदिर इसी समय बने, बताया था ना मैंने, सूर्य मंदिर वगैरह जो बने थे इन्होंने बनाए थे। बड़े बड़े विद्वानों का आश्रय होगा, राजनीति एकता है, ठीक है। राहुल शंकरतायन ने काली माता रुद्रप्रयाग में हरगौरी की मूर्ति को भारत की सबसे सुंदर मूर्ति कहा है। तो सबसे सुंदर मूर्ति किसको कहा है? काली माता रुद्रप्रयाग में हरगौरी की मूर्ति को भारत की सबसे सुंदर मूर्ति कहा है, ठीक है। किसने? राहुल शंकरतायन थे, ठीक है। ऊपर के वंश उतने इंपॉर्टेंट थे नहीं तो मैंने उनको फटाफट बता दिया, लेकिन उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। कत्यूर वंश उत्तराखंड में राज करने वाला सबसे महत्वपूर्ण राजवंश। उत्तराखंड का स्वर्णिम काल किसने कहा? राहुल शंकरतायन ने कहा। काली माता रुद्रप्रयाग में हरगौरी मूर्ति को राहुल शंकरतायन ने सबसे सुंदर मूर्ति कहा है। देखो कत्यूर वंश की 8 अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलती है, और इनकी भाषा क्या थी? पाली भाषा थी, ठीक है। पांडुकेश्वर में चमोली में 4 अभिलेख हैं, जागेश्वर में 2 हैं, चंपावत में 1 है, बैजनाथ बागेश्वर में 1 है, ठीक है। तो कत्यूर वंश के संस्थापक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बसंत देव थे। कौन थे? बसंत देव। इनकी राजधानी थी जोशीमठ, ठीक है, रणछूला घाट में। रणछूला देवी का मंदिर भी है जोशीमठ में, ठीक है। बाद में इनकी बैजनाथ बागेश्वर बनेगी। बैजनाथ का मंदिर का किला भूदेव अभिलेख में उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे धर्म क्या था इनका? शैव धर्म था, शिव जी को मानते थे ये तो, ठीक है। तो मेन इनका बसंत देव इनका क्या था? संस्थापक थे। राजधानी की जोशीमठ थी। जोशीमठ में कहा? रणछूला घाट, वहाँ पे कौन सा है? रणछूला देवी का मंदिर है। और साथ में बाद में बैजनाथ हुई। बैजनाथ में आपको सुना होगा, बैजनाथ मंदिर है बागेश्वर में, ठीक है। आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा, मैंने ली होगी, देखो बैजनाथ मंदिर, ठीक है। देखो जागेश्वर धाम, सब फोटो दिखाइए कहाँ से आए, ये तो कत्यूरी एम्पायर की पूरा वो बताया जाएगा, ठीक है। तो चिंता मत करो, कत्यूर वंश उत्तराखंड में राज करने वाला सबसे मेन वंश था, ठीक है। इनकी राजधानी बता दी मैंने। उपाधि देखो, इनको उपाधि दी गई परम भट्टारक महाराजाधिराज, ठीक है। राजभाषा इनकी थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी इनकी? राजभाषा। कौन सी भाषा में काम करते थे? संस्कृत में। और लोक भाषा थी पाली, ठीक है। शंकराचार्य का आगमन भी इसी समय हुआ था जिस समय कत्यूर वंश चल रहा था। इन्होंने शासन कहाँ किया था? जोशीमठ से। प्रारंभिक राजधानी इनकी कहाँ थी? जोशीमठ, ठीक है। बैजनाथ, उसके बाद इन्होंने बैजनाथ बागेश्वर में की। उसके बाद बेरोपट्टी, दानपुरट्टी, ठीक है। उसके बाद इनकी चेंज हुई थी, ठीक है। बैजनाथ में क्या है? शिव जी के मंदिर, बेटा का जो शिव जी का मंदिर है, और उनके बेटे कार्तिकेय, जो आपने सुना होगा कार्तिकेयपुर मंदिर, ठीक है। इसको इसलिए बैजनाथ को कार्तिकेयपुर भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे शिव जी के बेटे कार्तिकेय का मंदिर है, ठीक है। इसको कार्तिकेयपुर मंदिर भी कहते हैं, किसको? बैजनाथ मंदिर को, ठीक है। भारत का सबसे सुंदर मंदिर किसको कहा गया? हरगौरी की मूर्ति को। कहाँ है? कालीमठ रुद्रप्रयाग में, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। शंकराचार्य का आगमन किसके समय हुआ था? कत्यूर वंश के समय में ही हुआ था, ठीक है। इनकी लिपि क्या थी? देवनागरी लिपि थी। राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। पहले इनकी राजधानी क्या थी? जोशीमठ थी। बाद में कहाँ हुई? बैजनाथ में हुई, ठीक है। और कार्तिकेयपुर क्यों कहते हैं बैजनाथ को? क्योंकि वहां पे शिव जी के बेटे आपके कार्तिकेय का मंदिर है, ठीक। देखो राजधानी का जिक्र इनका कैसे पता चला? मैं समुद्रगुप्त की प्रयाग शक्ति और राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी पता है। अब इनका पहला राजा था बसंत देव, जो था संस्थापक इनके, ठीक है। पत्नी उनकी राजनारायणी, वासुदेव नाम लोकगाथाओं में। तो बसंत देव का एक और नाम है वासुदेव, पूछा जाता है बसंत देव का नाम वासुदेव, ठीक है। एटकिंसन के अनुसार ये वंश कश्मीर के कत्यूर राजवंश का अंग था, ठीक है। कश्मीर में कत्यूर वंश था, माना जाता है उन्हीं के, एटकिंसन के अनुसार उन्हीं का वंश था, ठीक है। वैष्णव धर्म वालों को अग्रसर भूमि मंदिर बनाने को दान दी इन्होंने। वैष्णव धर्म वालों को भूमि भी दान दी थी इन्होंने, अग्रसर भूमि, ठीक है। वासुदेव नाम, इनके नाम छत देव भी कहते हैं इनको, खरपर देव भी कहते हैं, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वासुदेव नाम, ठीक है। वसुंत देव का बारे में कुछ नहीं, संस्थापक थे, इतना याद रखना। उसके बाद आए नाम छत देव, उसके बाद आए खरपर देव, उसके बाद आए अधिराज देव, कल्याण राज देव, ठीक है। उसकी जानकारी हमें भूदेव अभिलेख से मिलती है, इंपोर्टेंट उतना है नहीं। उसके बाद त्रिभुवन राजदेव, उपाधि कोई नहीं थी, किरातों के साथ इन्होंने संधि की, इसलिए इंपोर्टेंट है त्रिभुवन राजदेव। त्रिभुवन भगवान के नाम पे संधि करेंगे, ऐसे याद रखो, किरातों के साथ संधि की, ठीक है। इनके समय बंगाल का शासक धर्मपाल ने हमला किया और धर्मपाल हार गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। त्रिभुवन राजदेव व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर के लिए इन्होंने भूमि दान भी दी, ठीक है। तो त्रिभुवन राजदेव याद रखना, किरातों के साथ इन्होंने संधि की, बताया ना, कौल, किरात और खस। तो किरात के साथ संधि किसने की? त्रिभुवन राजदेव। तो याद रखना, सबसे पहले बसंत देव इंपॉर्टेंट है, पहला था त्रिभुवन राजदेव, इसलिए इंपॉर्टेंट है, किरात के साथ संधि की, और साथ में व्याघ्रेश्वर देवता मंदिर के लिए भूमि दान दी। देखो निम्बर देव बहुत प्रतापी शासक था, इन्होंने पालों के साथ संधि की, पाल वंश के साथ संधि की, ठीक है। इसको शत्रुहंता भी कहते हैं। इसकी प्रशंसा ललित सुखदेव ने भी की थी, ललित सुखदेव ने की। उपाधि धारण इन्होंने कुछ नहीं की। राज्य का एकीकरण किया,
जागेश्वर मंदिर का निर्माण किया। जागेश्वर मंदिर का निर्माण किया तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा में जो जागेश्वर मंदिर है किसने बनाया? ये बनाया कत्यूरों ने। कत्यूरों का कौन सा राजा? निम्बरदेव। कौन सा? निम्बरदेव, उसने बनाया था आपका क्या कहते हैं ये जागेश्वर मंदिर। उसके बाद आई इष्टगुण देव, फर्स्ट शासक जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ईस्ट है, नाम से आता है ईस्ट। ईस्ट क्या करेंगे? सबको एक करेंगे। कहते ना जब भगवान के धर्म में चाहे आप जनरल हो, SC ST OBC सब सेम है, ये तो इंसानों के द्वारा बांटा गया है। तो इसलिए ईस्ट के देव में जब जाएंगे तो इन्होंने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। जागेश्वर मंदिर बनाया निम्बरदेव ने, ईस्ट ने कहा मंदिर तो बना दिया, चलो ऐसा करते हैं। नवदुर्गा, महिषामर्दिनी, नटराजन मंदिर इन्होंने वहाँ पे बनाया। तो वहाँ पे जागेश्वर में जाओगे तो इनके भगवान के मंदिर भी मिलेंगे। किसने बनाया? इष्ट देव ने, इष्ट देव ने। देखो अभी मैं दिखाता हूँ, देखो नटराज की मूर्ति है, नवदुर्गा मंदिर है, ठीक है। कहाँ? जागेश्वर में। किसने बनाया? निम्बरदेव ने। समझ में आ गया। सबसे पहले बसंत देव थे जो बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे, पहले राजा थे इसलिए, ठीक है। उनका नाम वासुदेव भी है। उसके बाद त्रिभुवन राजदेव इसलिए इंपॉर्टेंट आपको लगे कि किरातों के साथ संधि की थी इन्होंने। साथ में इन्होंने पहली बार धर्मपाल ने इन पे हमला, बंगाल के शासक ने हमला किया था और ये जीत गए थे। निम्बरदेव इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उन्होंने जागेश्वर धाम का निर्माण किया। और वहाँ में ईस्ट गुरुदेव, उन्होंने वहाँ पे क्या करा? महिषामर्दिनी, नवदुर्गा और नटराज मंदिर बसाया, ठीक है। अब आए ललित सुरदेव, ठीक है। ललित सुरदेव सबसे प्रतापी शासक इनका माना जाता है। ललित सुरदेव बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। उपाधि इन्होंने गरुभद्र की उपाधि भी ली थी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में बराह अवतार भी माना जाता है इनको, विष्णु अवतार भी माना जाता है ललित सुरदेव को, ठीक है। इन्होंने ही बनाया था कंडाला का सूर्य मंदिर। बताया ना मैंने, सूर्य मंदिर बनाए थे। पलेरी का किसने बनाया था? टिहरी में बताए थे, कल्याण हो जाएगा, बताया था कल्याण देव। और इसको किसने बनाया? ललित देव ने, ठीक है। ललित सुरदेव ने कौन सा बनाया था? कंडाला का सूर्य मंदिर, ठीक है। जानकारी हमें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। तो ललित सुरदेव इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बनाया था कंडाला का सूर्य मंदिर। उसमें बंगाल में राज कौन करे थे? नारायण पाल, ठीक है। तो ललित सुरदेव ने क्या बनाया? बहुत प्रतापी शासक माना जाता है। इन्होंने बनाया था कंडाला का सूर्य मंदिर। उसके बाद है भूदेव। भूदेव अभिलेख से भी बागेश्वर में जो बैजनाथ में पता चलता है, ठीक है। बौद्ध धर्म का विरोधी था, बौद्ध श्रवण शत्रु, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है बौद्ध धर्म के विरोधी कौन थे? भूदेव। भूदेव कहते थे भाई बौद्ध नहीं, एक ही धर्म चलेगा। कौन से धर्म वाले थे? शैव धर्म वाले थे, ठीक है। बौद्ध धर्म विरोधी थे। शंकराचार्य का आगमन आए ज्योतिमठ में, जोशीमठ की स्थापना की। जो जोशीमठ किसने स्थापना की थी? शंकराचार्य ने। कब आए थे? भूदेव के समय में। तो क्वेश्चन आता है देखो ज्योतिमठ, जोशीमठ है, इसकी स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने। कब आए थे? भूदेव के समय में आए थे। उसके बाद तो छोटे छोटे राजा बनते थे। सोलरादित्य बने, इच्छदेव बने, इष्टदेव भी कहते बहुत विद्वान थे। देशदेव बने, पदम देव बने, सूक्ष्म राजदेव बने, नरसिंह देव बने, ठीक है। प्रीतम देव बने, ठीक है। प्रीतम देव के बारे में मैं बताता हूँ। उन्होंने स्थापना की है पिथौरागढ़ की, ठीक है। जो पिथौरागढ़ है उसकी स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है, प्रीतम देव ने। उनकी पत्नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीतम देव, याद रखना। उनकी स्थापना की थी प्रीतम देव ने स्थापना की थी पिथौरागढ़ शहर की। उनकी पत्नी है जिया रानी। जिया रानी को माना जाता है कत्यूरों की कुल देवी। अब इसके इनके अन्य जागरों में इनके अन्य नाम जागरों में इनके हैं। पृथ्वीपाल भी कहते हैं इनको प्रीतम देव को, प्रीतम शाही, पिथौरा शाही और राजा विदीर, ठीक है। अब जो जिया रानी जो इनकी बीवी है ना, उनका दूसरा नाम है पिंगला प्योला। देखो जिया रानी के बारे में अभी मैं बताऊंगा। पिंगला प्योला या कुमाऊं की लक्ष्मीबाई या कुमाऊं की न्याय की देवी, किसको कहा जाता है? जिया रानी को। जिया रानी किसकी पत्नी थी पृथ्वीपाल या प्रीतम देव की। प्रीतम देव ने स्थापना किसकी थी? पिथौरागढ़ की, ठीक है। जिया रानी के जो पिता थे अमरदेव पंडित हरिद्वार से थे, ठीक है। इनको कहा जाता है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई या न्याय की देवी भी कहा जाता है। देखो 1398 में तैमूर ने भारत में आक्रमण किया। हरिद्वार के राजा अमरदेव पंडित थे उस समय, जो इनके पिता थे, ठीक है। उन्होंने सहायता मांगी थी प्रीतम देव ने, ठीक है। तो 1420 में दिल्ली में सैयद वंश था, उस समय लड़ा था कटिहार, राजा था कटिहार, ठीक है। उसने हरि सिंह कटिहार का राजा कौन था? सैयद वंश था। कटिहार का राजा उस समय हरि सिंह था। वो भाग के रानी जिया रानी ने उनको शरण दी थी, ठीक। तो युद्ध हुआ था हल्द्वानी काठगोदाम में, जिया रानी वर्सेस सैयद। उसमें जिया रानी घायल होकर मृत्यु हुई थी। तो जिया रानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कत्यूरों की कुल देवी माना जाता है। इनकी समाधि है चित्रशिला घाट रानी बाग में। हर साल यहाँ पे पूजा होती है। अभी देखो आपने ये देखो यहाँ ये है, यहाँ पे आपका जिया रानी की समाधि, इससे उधर आपकी चिताएं जली जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है? या इसकी इधर इस साइड चिताएं नहीं जलती हैं,
ये सही चीज़ें चलती है। तो ये जिया रानी की समाधि है चित्तिसलाघाट रानी बाग में, ठीक है। तो यहाँ पे प्राचीन ऐतिहासिक गुफा भी है जिया माता की, और वहाँ पे वो भी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीतम देव की बीबी थी जिया रानी, कुत्तियों की कुलदेवी हैं, इनकी समाधि है चित्तिसलाघाट हल्द्वानी में, ठीक है। तो आपको पता चल गया प्रीतम देव के बारे में, इन पता चल गया। भूदेव के समय में आपको भू बहुत धर्म विरोधी थे और ये पता चल गया था। शंकराचार्य का आगमन हुआ था, ये पता चल गया था। भूदेव के इंपॉर्टेंट ये था। प्रीतम देव मैंने बता ही दिया। ललितसूर्यदेव बहुत प्रतापी राजा था, विष्णु का अवतार बड़ा अवतार भी माना जाता है, करुभद्र भी माना जाता है। कंडार का सूर्य मंदिर उन्होंने बनाया था। ललितसूर्यदेव के बारे में बता दिया था। त्रिभुवन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, किरातों के साथ संधि की थी। इष्टमूल देव जागेश्वर में क्या किया था, नवदुर्गा महिषामर्दिनी की मूर्ति की। निम्बादेव जागेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। अब देखो उसके बाद धामदेव बने। कत्यूर वंश का स्वर्णिम काल जो माना जाता है धामदेव की वजह से माना जाता है, ठीक है, उसमें, ठीक है। इनका नाम मालूशाही या दुलारा भी था। बिजनौर में धामपुर शहर, यूपी में जो बिजनौर है उसमें धामपुर शहर किसने बसाया, धामदेव ने। धामपुर धाम से धामदेव, ठीक है। और कुछ कत्यूर वंश का स्वर्णिम काल बस इतना याद रखना इसके इनके समय में, ठीक। उसके बाद ब्रह्मदेव विरामदेव अत्याचारी राजा था। अपने मामी तिलतुला देवी से शादी की, ये इनके पतन का कहानी। अपनी मामी से शादी कर लिया, बताओ। ब्रह्मदेव नाम तो ब्रह्मा जी पे रखा है, विरामदेव विराम कर दिया, सब खत्म कर दिया, इसलिए विरामदेव भी कहा था। इन्होंने अपनी मामी से शादी कर ली, ठीक है। इनकी प्रथा, कंधे पर पालकी प्रथा इन्होंने चलाई। अंतिम राजा कौन था, ब्रह्मदेव या विरामदेव। इनकी मृत्यु हुई थी कत्यूर वंश। उसके बाद छोटे छोटे पार्ट, जब मृत्यु होगी कत्यूर वंश छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। कुमाऊं में काली कुमाऊं, अस्कोट में काली कुमाऊं में विरामदेव सेकंड राज करेगा इसका बेटा। अस्कोट में रजवाड़े करेंगे, डोटी का अलग हो जाएगा। सौ घाटी में बमराजा, सिरा घाटी में रेखा, पाली पछाऊ में असित देव, गढ़वाल में चांदपुर का दुमाल, सब उत्तराखंड के पश्चिम में सिरमौर राज्य था, उसका राजा थे देवपाल। उसकी जानकारी में थे तब बात निशानी में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये कत्यूर वंश पूरा खत्म हो जाएगा। इसका देखो प्रशासन इंपॉर्टेंट पूछा था। इसका सर्वोच्च पद जो होता है वो होता है राजा का। राजा का सहायक जो होता है राजमात्य कहते हैं। न्यायाधीश को महामंडक कहते हैं। किले की सुरक्षा जो होता है गोलमिक कर लेने वाला अधिकारी सोलकिक। सीमांत कालियों का वर्तमान काल, इसमें से याद रखना, सर्वोच्च राजा, राजा का सहायक राजमात्य, न्यायाधीश महादंडक, ठीक है, कर लेने वाला सोलकिक। भूमि मापने वाला अधिकारी प्रमातार। दो प्रणाली होती थी उस समय, द्रोण प्रणाली और नाली प्रणाली, ठीक है। मंदिर रक्षा घटपक, सीमांत रक्षक प्रांतपाल। गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी उसको कहते थे दूसाधिकारिक। पुलिस अधिकारी को कहते हैं चोरोदपनिक, चोरों को पकड़ने वाला, ठीक है। तहसील स्तर पर जो इकाई होती थी कर्मात होता था। ये याद करने की चीजें, इस पर समझाने का कुछ नहीं। खनिज की रक्षा करने वाला खंडपति। दूध दूहने वाला आमिर। कत्यूर वंश की जो सेना थी, एक गज की सेना थी, उच्चरोही थी। गज मतलब हाथी की, उसको कहते हैं हस्ती बलाधिकृत जो हेड उच्चरो थी, उसको कहते हैं उसका हेड उष्ट बलाधिकृत। अश्व घोड़े वाली, अवबलाधिकृत, और पदाधिक जो पैर से चलने वाले गोलामिक, ठीक है। चारों सेना का प्रमुख होता था। उसके बाद उसको कहते थे क्या, हस्ती सर्वोष्ट पदाधिकृत, ठीक है। इनकी कुटिल कत्यूरों के शिलालेखों की लिपि थी कुटिल लिपि, भाषा संस्कृत इनकी थी, मैंने पहले बता दिया है। व्यवसाय क्या करते थे, कृषि का व्यवसाय करते थे, ठीक है। इसमें व्यवसाय इंपॉर्टेंट है, लिपि पर बता ये पढ़ लेना। मूर्ति कला केंद्र लाखा मंडल में इनकी देखो मंदिर निर्माण शैली 3 प्रकार की होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आप जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नागर शैली जिसमें छत्र युक्त इस तरह का मंदिर था, ऊपर से छत्र। द्रविड़ शैली जो बेसिकली साउथ इंडिया में चलता है, वर्गाकार, ठीक है। एक वैसे शैली जो नागर द्रविड़ दोनों मिक्स होते हैं, रूप नागर टाइप के, ठीक है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। जो जैसे बालेश्वर मंदिर चंपावत का है, द्रविड़ शैली में बना है, जबकि कुमाऊं में मतलब पहाड़ में होते नहीं ऐसे, मतलब नॉर्थ में बेसिकली मंदिर, लेकिन बालेश्वर का चंपावत मंदिर है। जैसे जौनसार का महासू मंदिर, महासू को होती है, जागेश्वर धाम, ये सब क्या है, ये है छत्रयुक्त नागर शैली के हैं, ठीक है। देखो ब्रह्मदेव सेकंड मैंने बताया ना, ब्रह्मदेव सेकंड उसके बाद राज कर रहा था। अरुणाव में सूर्य का किला बनाया किसने, ब्रह्मदेव सेकंड ने। विरामदेव सेकंड काली कुमाऊं का राजा माना जाता है, ठीक है। राजकुमार सोमचंद जो झूसी गांव से राजकुमार सोमचंद काली कुमाऊं यात्रा में आया था, ठीक है। झूसी गांव से विरामदेव सेकंड काली कुमाऊं का राजा था उस समय। उसी समय झूसी गांव से राजकुमार सोमचंद काली कुमाऊं यात्रा में आया। अपनी बेटी की शादी सोमचंद से किसने कर दी, विरामदेव सेकंड ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी, सोमचंद से कर दी। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार बेटी की शादी में चंपावत जो राजबुंगा था 32 नाली जमीन दहेज में थी, ठीक है। तो मानव द्वय काव्य में चंद राजाओं की वंशावली में बताया गया इस बारे में, ठीक है। तो प्रारंभिक राजधानी चंपावत नगरी, चंपावत नदी अब जो यहाँ से आएगा कैसे, झूसी गांव कौन आया था, राजकुमार सोमचंद आया था, उसको विरामदेव सेकंड ने अपनी बेटी की शादी करवा दी और दहेज में क्या दे दिया, चंपावत का राजबुंगा दे दिया। तो अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट वंश स्टार्ट होगा, चंद राजवंश। बस ये मैं बता देता हूँ,
जो इम्पोर्टेंट है पहले याद रखना, ठीक है। कोई वंश के बारे में महाभारत में पता चला था, ठीक है। विषदेव याद रखना, इसका शासक जो बहुत प्रमुख था, कुमाऊं का प्रमुख शासक कौन था, विषदेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या है, अमोदभूति प्रकार के सिक्के कहाँ पाए गए थे, कोई वंश में, ये इंपॉर्टेंट है। अरमोय प्रकार के सिक्के कहाँ पाए थे, ये इंपॉर्टेंट है। कोई वंशों की राजधानी कहाँ थी, कर्तव्यपुर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका सब राजवंश से संमत याद कर लेना, ठीक है। और कटारमल का सूर्य मंदिर कुछ जगह तो हुए कत्यूवंशी। के बाद अलावा आप देखो कुछ कुछ चीजें और हैं। पल्लव वंश था, उसी समय पल्लव वंश 3rd से 9th सेंचुरी के बीच में था, जिसकी राजधानी क्या थी, कांचीपुरम, ठीक है। मौर्य सबसे पुराना राजवंश माना जाता है। कुलिंद का वर्णन मैंने बताया ना, पाणिनि की अष्टगाई में भी आता है, ठीक है, याद रखना। कुलिंद का वर्णन पाणिनि की अष्टगाई में भी आता है। कुलिंद कॉइन कहाँ फाउंड हुए थे, कत्यूर वैली कुमाऊं में, बताया ना, कत्यूर वैली के कुमाऊं में सारे सिक्के बता दिए मैंने, ठीक है। एक याद रखना, पाल, पाल क्या है, एक राजपूत उपजाति है सूर्यवंशी। एक कई बार पूछ देता है, एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। पाल क्या है, राजपूत उपजाति है सूर्यवंशी। जो कुलिंद की मुद्राएं होती थी ब्राह्मणी खरोष्टी लिपि में थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। कुलिंद की मुद्राएं ब्राह्मणी खरोष्टी लिपि में होती थी। और पाल क्या है, राजपूत उपजाति है सूर्यवंशी, ठीक है। कुलिंद कॉइन कहाँ फाउंड हुए थे, कत्यूर वैली कुमाऊं में, ठीक है। कुलिंद का वर्णन कहाँ है, पाणिनि की अष्टगाई में है, ठीक है। ये बाकी तो मैं सब कुछ आपको बता ही दिया और रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखो कुषाण वंश में मेन है, उसके संस्थापक कुलिंद का एफिसस, प्रमुख शासक कनिष्क, ये याद रखना, ठीक है। लिपि इसकी शंख लिपि थी। 4 मास इसमें पूछा जाता है कि इस कुषाण वंश के बारे में त्रिशूल अभिलेख कहां से पाया गया था, कोपिश्वर से, ठीक है, मेन है। और मौखरी वंश, मौखरी वंश के बारे में मैंने बता दिया, गुप्तों के साम्राज्य थे, सामंत थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आता है ह्यूनसांग। ह्यूनसांग के बारे में मैंने आपको बताया था। देखो ह्यूनसांग उत्तराखंड में ब्रह्मपुर हरिद्वार को इसने मोरली मायापुर भी कहा, ठीक है। और ये, ठीक है, उत्तराखंड को इसने ब्रह्मपुर कहा, हरिद्वार को मोरली मायापुर कहा, उत्तराखंड ब्रह्मपुर कहा। ह्यूनसांग हर्षवर्धन काल में भारत आया था, 16 वर्ष पाल रुका, 16 वर्ष रुका। और किताब भी इसकी सी की, ठीक है। समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मैं सब कुछ आपको बता ही चुका हूँ, ठीक। इसमें ये याद रखना, सेना की कौन कौन सी सेना थी इसकी, एक दो की भूमि होती थी, ठीक है। इसमें बेसिकली त्रिशूल वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। अगले पेज में हम क्या पढ़ाया आपको, देखो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, देखो कत्यूरी की उपाधि पूछा जा सकता है, तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि वेरी इंपॉर्टेंट है। कत्यूरी की उपाधि क्या है, गिरिराज चक्र चूड़ामणि। कत्यूरी की कुलदेवी एक तो राजराजेश्वरी आपको पता है, ठीक है। कत्यूरी की देवी क्या है, जिया रानी, वो तो है। साथ में फिर आता है नंदा देवी, नंदा देवी भी कत्यूरी की है। बैजनाथ को कत्यूर घाटी भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी क्या थी, राजधानी थी, ठीक है। इसमें से ये याद रखना, जो है संस्थापक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वासुदेव। कत्यूर वंश को पहला वंश कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण वंश है। कत्यूर वंश का दूसरा नाम क्या है, कार्तिकेय राजवंश। उत्तराखंड का स्वर्णिम काल, उत्तराखंड में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूर वंश। इसके संस्थापक वसंत देव, जिनका नाम दूसरा है वासुदेव, ठीक है। और पहले इनकी राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ। बाद में काम में कार्तिकेयपुर, बैजनाथ को कार्तिकेयपुर भी कहा जाता था, ठीक है। बाकी सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। अगला बताया मैंने आपको, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा है तो बताता हूँ। ललित सुखदेव के समय में एक चीज याद रखना, बद्रीनाथ मंदिर निर्माण के लिए इसने भूमि दी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ललित सुखदेव ने बद्रीनाथ मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान दी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और क्या है, देखो आपका बैजनाथ में सत्यनारायण मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। बैजनाथ में क्या सत्यनारायण मंदिर का निर्माण नहीं कराया था, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष नंदाष्टमी का मेला भी बैजनाथ में सत्यनारायण मंदिर पर लगता है, ठीक। किसने लगाया था, बताया ना मैं, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण ललित सुखदेव ने कराया था, ठीक। बैजनाथ में सत्यनारायण मंदिर का निर्माण कराया था इन्होंने, और प्रत्येक वर्ष नंदाष्टमी में मेला लगाया था, ठीक है। मैं आपको सब बता ही चुका हूँ। अंतिम कत्यूरी राजा कौन था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी, तो याद रखना सुभिक्ष राजदेव। अंतिम कत्यूरी राजा कौन था, सुभिक्ष राजदेव, ठीक है। कत्यूरी वंश का प्रशासन स्वर्ण युग भी कहा जाता है, कत्यूरी वंश के प्रशासन को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तहसील स्तर पर जो प्राथमिकताएं होती थी उसको कर्मात कहते थे, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम क्या था, अंग्रेजी इतिहासकार एडविन टी एटकिंसन ने दिया था। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम अंग्रेजी इतिहासकार एडविन टी एटकिंसन ने दिया था, ठीक है। तो अवतार क्या होते थे, इसमें भूमि मापन अधिकारी को क्या कहा जाता था, आपका अवतार कहा जाता था। बाकी मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। प्राचीन जनजातियां कल बता दी थी, राजवंश मैंने बता दिए सारे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मुझे लगी थी तो मैंने वो भी आपको बता दी। तो आप कल स्टार्ट करेंगे हम इतना। आज जो बताया कत्यूर राजवंश बताया, उससे पहले छोटी छोटी मौखरी राजवंश, नागवंश वगैरह बताए, ठीक है। इनको एक बार सुनो, दो बार सुनो, गारंटी है एक क्वेश्चन आपका पेपर से बाहर इससे नहीं आने वाला। पूरी हिस्ट्री फ्री में कराएंगे, कोई नहीं कराता है, मैं करा रहा हूँ,
प्लीज़ हिस्ट्री के बाद अगर आपका कोई ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब कुछ कराया जाएगा। बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। उत्तराखंड हर एग्ज़ाम का एक ही अड्डा, उत्तराखंड एग्ज़ाम अड्डा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। जो चीज़ें मैंने बोली हैं, जो सजेशन है, कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय माता दी, वंदे मातरम, भारत माता की जय।